नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए रिवीजन हम लोग करा रहे हैं जीएस के सब्जेक्ट्स का। क्लास नंबर 4 रहेगी आपकी रिवीजन सीरीज की, क्लास नंबर 4, और इसमें भी जीएस के सब्जेक्ट्स का रिवीजन हम लोग कराएंगे आपको। करंट अफेयर के लिए आश्वस्त रहिए। करंट अफेयर एक बड़ा पार्ट है, इकोनॉमिक करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मिला करके 35 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, वो बिल्कुल कवर कर सकते हैं आप। कैसे कवर करें? अभी मंथली करंट अफेयर लगातार देखते रहिए, क्योंकि जब हम रिवीजन कराएंगे करंट अफेयर का पापा वीडियो देंगे और सेक्शनल रिवीजन कराएंगे, तब आपको जो है डिफिकल्ट महसूस होगा अगर आपने मंथली करंट अफेयर पहले नहीं पढ़ा होगा। तो करंट अफेयर मंथली वाला तैयार कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, मंथ वाइज जो हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर देते हैं वो तैयार कर लीजिए। मई एंड तक जो है आ जाएगा इकोनॉमी का पापा वीडियो। मई एंड तक बजट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह करा दिया जाएगा, यूनियन बजट, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का बजट करा दी जाएगा ज्ञान सर के द्वारा। तो इकोनॉमी करंट अफेयर भी आपका तैयार हो जाएगा इस तरीके से। सामान्य हिंदी में हमारा टारगेट सबसे बड़ा है, सामान्य हिंदी में हमको 55+ का टारगेट करना है, और उसके लिए क्या करना है हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि आपको जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो देखना है। अगर पापा वीडियो नहीं भी देख सकते हैं तो इंडिविजुअल जो टॉपिक्स है उसकी क्लासेस बनी हुई है। कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि विशेषण विशेष का रिवीजन करा दिया जाए। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि शुद्ध अशुद्ध यानी वाक्यवर्तनी शुद्धि का रिवीजन करा दी जाए, तो जिस पे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसी को हम लोग पहले रिवाइज कराना शुरू करेंगे। हिंदी के टॉपिक केवल 6 हैं और क्लास हमारी लंबी चल रही है 70-75 दिवस तक, तभी मैं हिंदी को अभी यहाँ पर इनिशियली नहीं ले रहा हूँ। हिंदी जो है आप तब तक पढ़ते रहिए हमारी क्लासेस से, और फिर इसका रिवीजन भी हम लोग ताबड़तोड़ कराएंगे ही आपको। ठीक है, आपको अपना मकसद यानी टारगेट नहीं भूलना है। टारगेट हमारा रहेगा तैयारी के दौरान
टेस्ट अटेम्प्ट करते समय और पढ़ाई करते समय 135 140 का, जिसमें 115 120 भी आप एक्चुअल एग्जाम में ला पाए तो आपका कट ऑफ क्लियर होने लायक स्थिति बन जाएगी। सामान्य अध्ययन के लिए जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कैसे क्या पढ़ें, इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। जीएस के सब्जेक्ट्स के जो हमारे रिसोर्सेस हैं, वीडियो रिसोर्सेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया होगा या पिंड कमेंट में भी है, आप उसको देख सकते हैं। क्लास नंबर 4 आइए चलिए अब हम लोग बिना देर किए रिज्यूम कर लेते हैं। क्लास नंबर 4 में ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। हिंदी के लिए जैसे मैंने बताया कि वाक्य वर्तनी शुद्धि या फिर विशेषण विशेष पहले क्या लिया जाए, इसके बारे में कमेंट करिएगा इस वीडियो में। मैं जिस पे इंटरेस्ट ज़्यादा देखूंगा उसी को रिवाइज कराना फिर शुरू कर दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में से। भूगोल में हिमालय पर्वतमाला से हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमी में ये कर्व्स हमको पढ़ना है, कई सारे वक्र जो होते हैं। ये एक डॉर्मेंट टॉपिक है, मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 वर्षों से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुराना टॉपिक उठा करके उससे पूछने लगते हैं। तो लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, लाफर कर्व, कुजनेट्स कर्व जो है ये पूरा रिवाइज करवा देंगे बहुत शॉर्ट में, और जिसको नहीं भी समझ में आया आज तक ये कर्व वगैरह आज समझ में आ जाएगा। एनवायरमेंट, पर्यावरण की विशेषता और पारिस्थितिकी तंत्र का इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे। साइंस रीजनिंग में आपका टॉपिक रहेगा, जो साइंस वाले रीजनिंग वाले टीचर कराएंगे। हमारा प्रोत्साहन करते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए। चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग मैपिंग से ही समझते हुए चलेंगे। हिमालय में कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना होता है, क्या क्या आता है इसमें। तो हिमालय में सबसे पहले तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन भी इस तरीके से कि आपको पिन पॉइंट करके पता होना चाहिए कौन सी रेंज पहले है, कौन सी रेंज बाद में है, अगल बगल किसके कौन सी रेंज है। तो मैप यहाँ पर जरूरी रहेगा। लोकेशन के साथ साथ यहाँ पर जरूरी है कंपोजिशन और अन्य फैक्ट्स। कंपोजिशन मतलब कैसे मतलब कौन सी रेंज जो है किस तरीके के पत्थर से बनी है, वहाँ पे फॉसिल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कैसा फॉसिल पाया जाता है, और किस रेंज में किस तरीके का जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर विभाजन देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है नामों में, तो इंग्लिश में मैंने छोड़ दिया है। फिर भी यहाँ पर लिख ही लेते हैं। शिवालिक या बा हिमालय सबसे जो साउथ में पड़ेगा, ठीक है। लेसर या मिडिल हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ग्रेटर यानी कि वृहद या महान हिमालय, और पांचवा है ईस्टर्न हिल्स यानी पूर्वांचल जिसको बोलते हैं। ये पूर्वांचल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। शुरू के जो 4 हैं और उनके अंतर्गत आने वाली रेंजेस जो हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अब कवर कर लेते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है, जैसे सी लेवल है यानी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई का अंदाजा आपको बढ़ता जाएगा कि कौन सा हिमालय कितना ऊंचा है, और इसका जो कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ का जो क्रम है वो आपको यहाँ पर क्लियर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, और ये साउथ है। ऐसे नॉर्थ से साउथ याद रखिए, साउथ से नॉर्थ याद रखिए, आपको क्रम भूलना नहीं है। पहले क्या है बाद में क्या है, ये मैप से भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कुनलुन माउंटेन्स है, यहाँ पामीर की गांठ है, ये कुनलुन माउंटेन्स है, पामीर की गांठ है। उसके नीचे क्या है, सबसे पहले उसके नीचे कारकोरम है, कारकोरम है। कारकोरम के बाद यहाँ पर आपका जो है लद्दाख है, लद्दाख जस्कर श्रेणी है। फिर जो है महान हिमालय है, फिर पीर पंजाल है, ठीक है। और जो लद्दाख जस्कर कारकोरम है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हिमालय का जो डिवीजन है, और खासकर कि इधर वाला जो डिवीजन है वेस्टर्न हिमालयास का, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रेंज कहाँ पे, कौन सी नॉर्थ में, कौन सी साउथ में है, कौन सी रेंज किस हिमालय का भाग है, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए ये वाले POV से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नॉर्थ है, ठीक है, यानी कि ये जो है उत्तर है यहाँ पे, और इधर दक्षिण है। तो उत्तर से शुरू करते हुए, उत्तर से उतरते हुए दक्षिण की तरफ ही माउंटेन रेंजेस ऐसे दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पे देख लें हम, ये उत्तर है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ है। तो माउंटेन रेंजेस को इस क्रम में दिखाया गया है इस वाले POV में, तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिखलाया गया है, यहाँ पे कुनलुन माउंटेन की ढलान है। कुनलुन माउंटेन के बाद बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर तिब्बत के पठार का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये कुनलुन माउंटेन है। कुनलुन माउंटेन के बाद यहाँ पे एक बड़ा रीजन आपको दिख रहा है तिब्बत की पठार का, तिब्बत का पठारी क्षेत्र है पूरा, ठीक है। इधर पामीर की गांठ है ऊपर। तो माउंट कुनलुन, कुनलुन के बाद यहाँ पर तिब्बत का पठारी क्षेत्र, और फिर कौन सी श्रेणी यहाँ पर शुरू हो जाती है, यहाँ पे है, आप देखेंगे इधर पे लिख लीजिए आप कारकोरम, कारकोरम यहाँ पे मिसिंग है, कारकोरम शुरू हो जाती है। तिब्बत के पठार के बाद यहाँ पर इमीडिएटली कौन सी रेंज आपको देखने को मिल रही है, कारकोरम, ये वाली रेंज देखने को मिल रही है। उसके बाद देखने को मिल रही है यहाँ पे लद्दाख। लेकिन जो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है वो ये कि कैलाश रेंज भी है। कैलाश रेंज भी जो है ये नॉर्दर्न एक्सटेंशन है, जो ईस्ट में भी है। कैलाश रेंज लद्दाख रेंज का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कारकोरम हो गया, ये हो गया आपका कैलाश रेंज, फिर हो गया यहाँ पे लद्दाख रेंज।
एक्चुअली जो यही पोर्शन है तिब्बत हिमालय के बाद का और ग्रेटर हिमालय के पहले का जो पोर्शन है, इसी को हम लोग पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय रीजन जो है यही है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांस हिमालय का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। ट्रांस हिमालय का एक्सटेंशन है आपका जो है तिब्बत पठार के बाद जो है ग्रेटर हिमालय तक, यहाँ तक बल्कि जो है इसको एक्सटेंड कर लीजिए। यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, तिब्बत के पठार के बाद यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है ट्रांस हिमालय का। ये है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का क्षेत्र। इसके बाद ग्रेटर हिमालय है और फिर बाद में यहाँ पे कहीं मिडिल हिमालय में यहाँ कहीं जो है कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी में पीर पंजाल स्टडी है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नॉर्थ से साउथ यहाँ पर जो डिवीज़न है वो क्लियर होगा आपको, ठीक है। यहाँ सबसे आखिरी में ये शिवालिक है, निम्न श्रेणी, और शिवालिक के बाद यहाँ पर गंगा का मैदान यहाँ पे शुरू हो जाता है तराई रीजन के बाद, ठीक। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो डिवीज़न हमने समझ लिया। अब हमको यहाँ पर इसके फीचर्स समझना चाहिए। तो फीचर्स यहाँ पर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ डिस्कस करेंगे। साउथ से नॉर्थ की तरफ यानी सबसे पहले शिवालिक को डिस्कस करेंगे। शिवालिक को डिस्कस करेंगे। तो शिवालिक को जो है आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो शिवालिक जो है ये एक्युमुलेशन से बना है। एक्युमुलेशन ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट एंड डेब्रिस, यानी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जो जमा किए गए उससे बना है। और फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्री रॉक्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ की जो अवसादी चट्टानें हैं यहाँ पर आपको जीवाश्म देखने को मिलता है। जीवाश्म युक्त जो है आपको चट्टानें देखने को मिलती है। जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 2019 में, उसमें पूछा गया था कि क्या शिवालिक में आपको मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो मिले हैं, फॉसिल्स यहाँ पे मिले हैं। फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्री रॉक्स है यहाँ पर, और नदियों द्वारा जो मलबा इकट्ठा किया गया है, कॉन्ग्लोमरेट, सैंड, ग्रेवल, ये सब इकट्ठा किया गया, इससे ही बना है शिवालिक। शिवालिक में एक फीचर है दून और दुआर फॉर्मेशन। दून और दुआर फॉर्मेशन होता है शिवालिक रेंज में, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका याद रखना है। देन इसके बाद ये नॉन कॉन्टिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा है। इसके बाद इसका जो ढलान है दक्षिण की ओर, इसका ढलवां ढलान है, ठीक है, दक्षिण की ओर इसका ढलान है, ये याद रख सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है शिवालिक के बारे में। अब आ जाते हैं लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल के बारे में। लघु, मध्य हिमालय या हिमाचल आप कह सकते हैं इसको। और जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, इसमें मरीन फॉसिल्स पाए गए हैं इसके सेडिमेंट्री रॉक्स में। समुद्री जीवाश्म जो है इसके कह सकते हैं अवसादी चट्टानों के भीतर पाए गए हैं, समुद्री जीवाश्म। एक बार आ चुका है एग्जाम में। लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल के कह सकते हैं अवसादी चट्टानों में समुद्री जीवाश्म हमको देखने को मिला है। मानव बसाव हेतु अनुकूल है, तो ज़्यादातर रिजॉर्ट वगैरह जो होटल्स हैं, कई सारे जो ट्रैकिंग साइट्स हैं, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, वो यहाँ पे स्थित है। मिडिल हिमालय का भाग है मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा। अब लेसर हिमालय के कुछ रेंजेस जो होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं और कौन से क्षेत्र में। जैसे पीर पांजाल जो है ये लेसर हिमालय का भाग है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, साउथ ऑफ द जम्मू कश्मीर वैली। धौलाधर रेंज ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है, मसूरी और नाग टिब्बा रेंज ये उत्तराखंड में, और महाभारत लेक ये जो है नेपाल में स्थित है, ठीक। तो ये लेसर हिमालय के इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय के इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत लेक और जो है मसूरी और नाग टिब्बा, याद रखिएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने शिवालिक डिस्कस कर लिया, और मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय या फिर हम लोग कह सकते हैं जो है ये लघु या मध्य हिमालय में डिस्कस कर लिया है। इसको लेसर हिमालय बोलिए, मिडिल हिमालय बोलिए, या फिर जो है हिमाचल बोलिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ग्रेट हिमालय की तरफ, वृहद हिमालय की तरफ। वृहद हिमालय पढ़ लेते हैं हम लोग। महान हिमालय के महत्वपूर्ण फीचर्स कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले फीचर है कि गहरे खड्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, डीप गॉर्जेस, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है और हिमाद्री भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, और ये अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर के बना है। ग्रेनाइट, निस, लाइमस्टोन इसमें पाया जाएगा। चूना पत्थर, ग्रेनाइट और निस इसमें पाया जाएगा। सबसे अधिक ऊंची चोटियां जो है किस रेंज में पाई जाती है, हिमाद्री में, या फिर कह सकते हैं ग्रेट हिमालय में, नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें कई सारे पासेस भी देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, पासेस यानी कि दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बुरजिल और जोजिला दर्रा देखने को मिलेगा, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला और शिपकिला दर्रा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में ठगाला दर्रा, लिपुलेख और नीति दर्रा देखने को मिलेगा, और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा देखने को मिलेगा। ये पासेस आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, महान हिमालय में।
ये सब पासेस कहाँ पे देखने को मिलते हैं? महान हिमालय में। अब हम आ जाते हैं ट्रांस हिमालय की तरफ। ट्रांस हिमालय में जैसे हमने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय किससे मिलकर के बना है? जस्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम श्रेणियों से मिलकर के आपका पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बना है। जैसे एक बार एग्जाम में आ चुका है कि कैलाश श्रृंखला जो है किसका भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। माउंट केटू जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और नंगा पर्वत जो है जस्कर रेंज में, वो यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय में। ठीक, तो इतना ध्यान रखना यहाँ पे काफी होगा। कभी भी हिमालय में जो वेस्टर्न डिवीजन है उसमें इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। पूर्वांचल कल डिस्कस करेंगे, वो भी छोटा सा भाग है, तो इतना आपको क्लियर है। एक ये प्रश्न आ चुका है, थोड़ा सा मैंने ओरिजिनल पेपर से लिया तो हो सकता है क्लियर ना हो, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, आपसे पूछा है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, जैसे हमने आपको बताया मुख्य हिमालय की जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें जीवाश्म नहीं पाया गया है, ये सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं, ये सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। मॉडिफाइड की में डी आंसर इसका माना गया था। ठीक है, डी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अब हम यहाँ पर महत्वपूर्ण वक्रों को समझ लेते हैं। वक्र ये इकोनॉमी में यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं, और इन वक्रों से कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स निकाले जाते थे। लॉरेंस वक्र और गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंस वक्र और गिनी कोफिशिएंट में देखते हैं कैसे क्या है। किसी भी वक्र में आपको पता होना चाहिए कि वो अगर ऐसा बना है, ठीक है, तो उसके एक्स और वाई एक्सिस में क्या है। जो लेटी रेखा है ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और वाई जो है ये इधर खड़ी रेखा है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये इन दोनों पर क्या दिया जाता है, मतलब क्या बनाया जाता है, यही हमसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे अगर लॉरेंस कर्व है तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप, क्या किस चीज़ की रिलेशनशिप शो की जाएगी, तो उसमें जनसंख्या का संचयी अनुपात रखा जाएगा आपका एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर रखा जाएगा आय का संचयी अनुपात, यानी कि क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉरेंस कर्व जो है किसके किसके बीच रिलेशनशिप या फिर कह सकते हैं संबंध को दर्शाता है कि किसी भी दी गई जनसंख्या में और इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है, ये दर्शाया जाता है। मतलब किसी देश की या क्षेत्र की जनसंख्या में कितना यहाँ पे वेल्थ इनइक्वालिटी है, यानी कि आय की असमानता कितनी है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉरेंस कर्व क्या देता है हमको? आय असमानता को दर्शाता है। ठीक है, इसको ऐसे बनाया जाता है जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये है। अब देखिए यहाँ पर जो है सीधी रेखा होनी चाहिए। सीधी रेखा का मतलब है कि सभी के पास एक जैसा पैसा है, सभी के पास एक जैसा पैसा है। ये तब से होगा जब जैसे लाल रेखा जो है एकदम सीधी जाएगी, तो इसका मतलब है कि आय असमानता 0 है। मतलब सभी के पास एक जैसा पैसा है, सबके पास एक जैसा वेल्थ है किसी देश में, अगर ये रेखा जो है सीधी रहेगी इस तरीके से। लेकिन रेखा सीधी होती नहीं है, क्योंकि सभी के पास एक जैसा पैसा नहीं होता है, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो इसी इनकम इनइक्वालिटी को निकाला जाता है लॉरेंस वक्र से और गिनी कोफिशिएंट से। एक्चुअली में ये लाइन सीधी ना होकर के थोड़ी सी टेढ़ी जाती है, लाइन जो है इस तरीके की जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस कर्व। यही जो कर्व निकल के आता है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस कर्व। इसी से निकलता है कि आय की असमानता आखिर कितनी है। वो कैसे निकलता है? इस तरीके से गिनी कोफिशिएंट जब निकालते हैं। गिनी कोफिशिएंट में क्या करते हैं हम लोग, यही जो ग्राफ होता है लॉरेंस कर्व, इसमें ये वाला रीजन निकाल लेते हैं, जो ये शेडेड रीजन है ग्रे वाला भाग, इसकी वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारा गिनी गुणांक निकल आता है, गिनी कोफिशिएंट। कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है कि ये जो फुल ट्राइंगल है BCD, ये जो ट्राइंगल है इसका निकाल लेते हैं हम लोग एरिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर उस क्षेत्रफल को यहाँ पे रख देते हैं हम लोग इस इक्वेशन में। ठीक है, फिर हम लोग ये ए पोर्शन जो है इसका एरिया निकाल लेते हैं, और इससे जो है भाग दे देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। पूरे ट्राइंगल के एरिया को जो है ए शेडेड रीजन के एरिया से भाग दे देते हैं। जो वैल्यू निकलती है वही यहाँ पे निकलती है गिनी गुणांक। ये यहाँ पे होता है। अब देखिए गिनी गुणांक जो है, अगर गिनी गुणांक की वैल्यू जो है 0 से लेके 1 के बीच होती है। अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि आय असमानता 0 है। लेकिन अगर 0.35 मान लीजिए है, 0.45 है, 0.42 है, तो इसका मतलब है कि आय की असमानता दर्शाई जा रही है। तो आपको ये पता चला कि गिनी गुणांक से हम लोग क्या निकालते हैं? आय की असमानता को निकालते हैं। लॉरेंस कर्व से भी वही चीज़ निकालते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, यही हमसे एग्जाम में पूछेंगे। और मतलब ये लॉरेंस कर्व जो है इसको किसने खोजा था? एक इकोनॉमिस्ट है अमेरिका के, मैक्स लॉरेंस। उन्होंने 1905 में इसकी अवधारणा विकसित की थी, लॉरेंस वक्र की। अब आ जाते हैं हम लोग ये लैफर कर्व पर। लैफर कर्व सिंपल है, उसको समझना भी सिंपल है। ठीक है,
आर्थर लैफर नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत डेवलप किया था और इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो सरकारें जो कर लगाती हैं, आरोपित कर की दरों और प्राप्त राजस्व के बीच संबंध को दर्शाया था इन्होंने, कि जो सरकारें कर लगाती हैं और उनको जो इनकम रिसीप्ट होती है या रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, उसके बीच संबंध क्या है। 1974 में इन्होंने ये इसको बनाया था। ये सिंपल है, एक्स एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं कर की दर को और वाई एक्सिस पर रख देते हैं रेवेन्यू रिसीट को। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जो प्राप्त होता है सरकारों को, उसको रख देते हैं वाई एक्सिस पर। और जो ये निकल के आता है हमारा ग्राफ, वो उल्टा यू की तरीके का होता है, एक उल्टा यू की तरीके इस तरीके का बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि इस पे ये हमको पता चलता है कि जब जो है कर की निम्न दर होगी तो कर संग्रह कम होता है, यानी कि कर की दर अगर बहुत निम्न है तो कर लोग देंगे ही नहीं, उन्हें लगता है इतना कम कौन देगा। ठीक, और जब कर की उच्च दर होती है तो कर चोरी अधिक होने लगती है और कर राजस्व की प्राप्ति भी कम होती है। कर की दर जब इष्टतम होती है, यानी कि न कम न ज्यादा, तब सरकार की तब राजस्व की प्राप्ति अधिकतम हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है टी में, यहाँ एक ऑप्टिमम कर की दर होती है तो कर राजस्व अधिकतम प्राप्त होगा। जब कर की दर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो टैक्स यहाँ पे गिरेगा, और जब टैक्स की रेट बहुत कम होती है तो टैक्स जो है ज़्यादा नहीं मिलता है। ये कहने का मतलब, तो लैफर कर में हमको ये पता चलता है कि सरकार को एक उचित कह सकते हैं परसेंटेज में ही कर लगाना चाहिए, जिससे उनको कर राजस्व की प्राप्ति हो सरकार को, और ऐसा ना हो कि बहुत कम कर हो तो लोग दें ही ना, और बहुत ज़्यादा हो तो लोग कर चोरी करें, ऐसा ना हो। तो ये होता है लैफर कर्व। तो लैफर कर्व में ये पूछते हैं कि भाई किसके किसके बीच ये रिलेशनशिप को दर्शाएगा, तो कर की दर और सरकार को प्राप्त होने वाले टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। आपको समझ में आ गया? जैसे पूछ लें कि ये इसका शेप कैसा बनता है, तो उल्टा यू इन्वर्टेड यू शेप का बनता है। अब आ जाते हैं हम लोग कुजनेट्स कर्व पर। कुजनेट्स कर्व दो तरीके का होता है। एक कुजनेट्स कर्व ये होता है आय असमानता वाला कुजनेट्स कर्व, जिसमें आय असमानता को दर्शाया जाता है। एक्स एक्सिस पर रखते हैं प्रति व्यक्ति आय को, वाई एक्सिस पर रखते हैं आय असमानता को। इसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, और ज़्यादातर ये केस देखने को मिलता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज में, जो विकासशील देश होते हैं जैसे भारत है। इसमें जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, आय असमानता बढ़ेगी, और एक ऐसा स्तर आ जाएगा यहाँ पे, थ्रेशोल्ड लेवल आ जाएगा जहाँ पर आय असमानता उच्च स्तर पे होगी। फिर धीरे धीरे जो है ट्रेंड चेंज होगा, और जब देश जो है विकसित देश की तरफ बढ़ेगा तो आय असमानता कम होती जाएगी और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो कुजनेट्स कर्व एक होता है आय असमानता का, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और इनकम इनइक्वालिटी के बीच संबंध दर्शाया जाता है। एक कुजनेट्स कर्व जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पर्यावरण की गुणवत्ता या पर्यावरण की गिरावट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बनने वाला एक संबंध का वक्र, यानी कि एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, पर्यावरण की गिरती गुणवत्ता और जो है उसका संबंध जो जीडीपी पर कैपिटा या इकोनॉमिक ग्रोथ से उसको दर्शाता है, यानी आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण की गिरावट में जो संबंध है इसको दर्शाता है हमारा कुजनेट्स कर्व। इसमें एक्स एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि को रखते हैं पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा बेसिकली। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर रखते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, पर्यावरण में कितनी गिरावट आ रही है, इसको वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो इसका आशय यह होता है कि जब भी किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है यानी कि जीडीपी बढ़ती है पर कैपिटा, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अपने चरम पे पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मतलब अब आर्थिक समृद्धि करने के लिए कई सारे फॉसिल फ्यूल जलाए जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमी डेवलप होगी, इंडस्ट्री को कई सारा फ्यूल चाहिए जलाने के लिए, तो जब लोग फ्यूल जलाएंगे, औद्योगिक स्थिति हासिल करेंगे, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण में गिरावट देखने को मिलेगी। और फिर जो है एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जिसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है कुजनेट्स कर्व में, जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में कोई देश डेवलप हो चुका होगा, यानी कि पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हो चुका होगा देश। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब लोगों की जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी बढ़ चुकी होगी, जब लोगों की आय बढ़ जाती है, उनका पेट भर जाता है, तब थोड़ा लोग इन्वायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका पेट अब भर चुका है, तो अब उनको बहुत चिंता हो रही है इन्वायरमेंट की। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब कर रहे थे तब उनको नहीं चिंता थी, लेकिन अब ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है कि उनकी ज़रूरतें एक हद तक पूरी हो चुकी हैं। तो किसी भी देश की ज़रूरतें एक हद तक पूरी हो जाती हैं तो वो पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगता है, एनवायरमेंटल जो है इंप्रूव करने लगता है, क्योंकि सरकार जो है फॉसिल फ्यूल कहीं ना कहीं कम कर देती है, रेगुलेशन लगा देती है, और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हैं जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जैसे विंड एनर्जी हो गई, इनको प्रमोट करने लगती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा आ जाता है इन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और फॉसिल फ्यूल जब जलना कम होता है तो एनवायरमेंट जो है इंप्रूव करता है। तो एनवायरमेंट कब इंप्रूव करता है?
जब इन्वायरमेंट इंप्रूव करता है तो जीडीपी पर कैपिटा गिरती है, और इन्वायरमेंट जब खराब होता है तो जीडीपी पर कैपिटा अच्छी होती है। ठीक है, और ये टर्निंग पॉइंट यहाँ से होता है जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अपने चरम पर होती है, एनवायरनमेंट बहुत खराब स्थिति में आ जाता है टर्निंग पॉइंट पर, और फिर धीरे धीरे जब सरकार इस पर देखना शुरू करती है तो एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है, जीडीपी पर कैपिटा थोड़ा सा घटती है। तो ये है एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। हमारे एग्जाम में इसमें सवाल आ चुका है, इसमें पूछा गया था कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है, इसका आकार कैसा होता है। तो आकार आपने देखा, इसका आकार उल्टे यू की तरीके होता है, यानी कि पर्यावरण पहले जो है खराब होता है, ठीक है, और पर्यावरण एक टर्निंग पॉइंट पर आ जाने के बाद इम्प्रूव होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, पर्यावरण यहाँ इम्प्रूव होने लगता है इस वाले स्टेज में, और यहाँ से खराब होने लगता है। तो ये उल्टे यू की तरीके बनता है, उल्टा यू आकार का कुजनेट्स कर्व बनता है जब पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी को दर्शाया जाता है। तो पर्यावरण के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे पिछली क्लासेस में, कुछ चीजें रह गई थी, जैसे पर्यावरण अपने तत्वों का सृजन करने में सक्षम होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम में आ जाए कि पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट इज एबल टू प्रोड्यूस ओन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, तो ये सही है, अपने बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस सृजित करने में एनवायरनमेंट सक्षम होता है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ये कब स्थापित किया गया था? अगस्त 1984 में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में, याद रखना है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अगस्त 1984 में अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, हम लोग 5 जून को मनाते हैं। आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि 2024 वाले में, अभी तो आया नहीं जून वाला, 2024 वाले में थीम क्या थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की, ये आप जल्दी से कमेंट करके इसको बता दीजिए। जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों शामिल होते हैं एनवायरनमेंट में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CSIR नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में है, याद रखिएगा। सरकार द्वारा पर्यावरण नियोजन और समन्वय की राष्ट्रीय समिति कब गठित की गई थी? 1972 में, ध्यान रखना है, 1972 में। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कब हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। ठीक, तो ये सब बातें पर्यावरण के बारे में हो गई। ये कुछ पर्यावरण संबंधी अधिनियम है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, जैसे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब का है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब का है? 1986 का है। और जो है NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये आया था 2010 में। तो ऐसे कुछ चीज़ें अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब हम लोग मूव करते हैं इकोसिस्टम की तरफ। इकोसिस्टम एक कार्यात्मक इकाई है हमारी प्रकृति में, जो भी फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में बेसिक अंतर यही था कि एनवायरनमेंट का से सिर्फ सराउंडिंग्स है, और सराउंडिंग में कई सारी चीज़ें विद्यमान है, लेकिन वो कैसे काम करती हैं उसका ब्यौरा नहीं मिलता है। जबकि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में कौन सी चीज़ क्या काम करती है बाकायदा स्पेसिफिकली बताया जाता है। ठीक है, तो एक फंक्शनल यूनिट होता है इकोसिस्टम, जबकि इन्वायरमेंट कह सकते हैं एक स्ट्रक्चरल इकाई होता है। ठीक, अब ये इन्वायरमेंट शब्द किसने गढ़ा था? टैंसले ने गढ़ा था, टर्म्ड बाय टैंसले, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। ये शब्द गढ़ा था टैंसले ने। एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? फूड चेन और न्यूट्रिएंट साइकिल को मैनेज करना, एनर्जी फ्लो मेंटेन रखना, यानी ऊर्जा और पोषण का चक्रण करना। ठीक है, जिसे जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? एक बार एग्जाम में आया था, तो इसका मतलब यही होता है कि ऊर्जा और पोषण का जो चक्रण होता रहता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बीच, या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के होते हैं उनके बीच, जो कह सकते हैं ऊर्जा का और पोषण का जो चक्रण होता है, उसी को बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। कई सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल हमको पढ़ना है, जैसे कार्बन साइकिल है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, वो भी आगे पढ़ा जाएगा आगे क्लासेस में। और क्या काम होता है? जैविक अनुक्रमण। 2024 यूपीपीएससी में जैविक अनुक्रमण की प्रक्रिया से संबंधित सवाल आया था, जैविक अनुक्रमण भी हम लोग पढ़ेंगे। जैविक अनुक्रमण ये फंक्शन होता है इसका इकोसिस्टम का। होम्योस्टेसिस और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, ये भी काम होता है इकोसिस्टम का, यानी कि बाहर से अगर कोई चेंज देखने को मिलता है इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम अपने आप को बदलने का काम करता है। और क्या क्या भूमिका है या फिर और क्या क्या चीज़ें हैं इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम जो है अंतःक्रिया पर आधारित है, यानी कि इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। जबकि इन्वायरमेंट में क्या था? इन्वायरमेंट में हम सिर्फ देख रहे थे कि चीज़ें विद्यमान हैं, चीज़ें एक दूसरे से कैसे अंतःक्रिया करती हैं इसका ब्यौरा नहीं होता है एनवायरनमेंट में। जबकि इकोसिस्टम में इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में, कि कैसे एक जो इकोसिस्टम के भीतर जितने जैविक अजैविक तत्व हैं एक दूसरे से कैसे अंतःक्रिया कर रहे हैं, ये भी हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम में, यानी पारितंत्र में।
इकोसिस्टम का आशय है कि अंतःक्रिया जीव आपस में और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ करता है। वो अंतःक्रिया कैसे हो सकती है? वो अंतःक्रिया फूड चेन के फॉर्म में हो सकती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल के फॉर्म में हो सकती है, और भी कई सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक अनुक्रमण वगैरह, उसके फॉर्म में हो सकती है। पारितंत्र के अवयव ये देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इसमें अजैविक तत्व होते हैं, एबायोटिक होते हैं, और कुछ होते हैं बायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आता है, एबायोटिक में क्या क्या आता है, ये देख लीजिए, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर में इससे सवाल बन चुका है। जैसे अजैविक में भौतिक कारक होते हैं, भौतिक कारक यानी कि सनलाइट, टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, रेन, ह्यूमिडिटी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कई सारी गैसें आ जाएंगी, ठीक है, सॉइल आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, यहाँ पे पानी, जल। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन, लिपिड्स, और जो है ये आपका ग्लूकोज, शुगर, ये सब आ जाएगा, जो पौधे जो है सृजित करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है किसी भी इकोसिस्टम के लिए होता है सन। ये एग्जाम में आ चुका है, आरओ में ही आया था कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सन। पृथ्वी का और सभी हमारे जितने भी अजैविक पारितंत्र हैं, उनकी एनर्जी का एकमात्र सोर्स है सन। सन के बिना कुछ नहीं है। जैविक तत्वों में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, इनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। इसमें हरे पादप आ जाते हैं, जिसके पास भी क्लोरोफिल है, या फिर जो सनलाइट के माध्यम से अपना न्यूट्रिशन बनाने में सक्षम है। अब घटक में आ जाते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, सेप्टोट्रॉफ्स, ये सब। और जो उपभोक्ता, उनको भी कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है, सेकेंडरी उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता, और तृतीय उपभोक्ताओं में क्या क्या आ जाएंगे, मांसाहारी आ जाएंगे। फूड चेन जब पढ़ेंगे तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ताओं के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पारितंत्र हो गया। पारितंत्र में अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। एक तो फंक्शनल यूनिट है, वो कौन कौन से फंक्शन ही करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्हीं फंक्शंस को आगे हमको डिटेल में पढ़ना समझना पड़ेगा। ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं पारितंत्र में, और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना पड़ता है। जब फूड चेन पढ़ेंगे तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते चलते चलते। मूवमेंट और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जैव भू रसायन चक्र या बायोजियोकेमिकल साइकिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एटम बम जब फटता है तो किस तरह से तबाही मचा देता है और नॉर्मल बम धमाके से ये कैसे अलग होता है, पूरी की पूरी नॉलेज यहाँ पर देखेंगे A to Z। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर कहेगा कि एटम बम किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है तो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे, नॉट फ्यूज़न पे। फ्यूज़न पे हाइड्रोजन बम काम करेगा, फिशन पे काम करता है नाभिक विखंडन पर। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो कि कंट्रोल से बाहर चला जाता है, और उसके बाद कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तो धमाका कर देती है। तो इसके साथ भी यही होता है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन होता है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो प्रॉपर पूरा धमाका हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियर फिजन कहेगा तब तो आप कर ही लेंगे, लेकिन कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड लगा देगा तब आप उसको गलत मानेंगे। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के ऊपर काम करता है। आप ये कमेंट में बताओ कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन के ऊपर क्या चीज़ काम करती है, जल्दी से बताओ। देखिए, ये एक ऐसा बम होता है कि ये धमाका होने से पहले ही आपकी जान माल का नुकसान करना चालू कर देता है, आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। सबसे पहले तो इससे निकलेगी एक्सरे। जी हाँ, वही एक्सरे जो कि आप करवाने जाते हो डॉक्टर के यहाँ। सीटी स्कैन में भी यही यूज़ होती है। रोंटजन जो कि एक्सरे खोजे थे, इन्होंने अपने नाम पर ही इसकी यूनिट रख दी थी। जिस तरह से पानी अगर बह रहा है कहीं पे तो उसको मापते हैं क्यूसेक में, उसी तरह से एक्सरे को मापते हैं किसमें, रोंटजन में। आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजोन लेयर की मोटाई को किस यूनिट के अंदर नापा जाता है, जल्दी से बताइए। तो फिलहाल अगर एक्सरे निकलेगी तो हमारी क्षमता है 20 रोंटजन तक बर्दाश्त करने की, जो डॉक्टर सीटी स्कैन में यूज़ करते हैं 6 रोंटजन की क्षमता वाली एक्सरे। लेकिन इससे जो एक्सरे निकलती है ना इस बम से, उसकी क्षमता होती है 250 रोंटजन। हड्डी के अंदर जाएगी तो उसको पूरा गला के फेंक देगी। अगर 8 से 10 किलोमीटर के बीच में रहने वाले इंसान के ऊपर ये एक्सरे पड़ी 250 रोंटजन वाली, तो उसका अंतिम संस्कार करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसको, इंसान को, बॉडी को वैसे ही उठा के फेंकना पड़ेगा जैसे आप किसी कूड़ा करकट या गोबर को फेंकते हो। अब इसके बाद गामा रे भी निकलेगी। ये हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बम गिराए गए थे, किन परिस्थितियों में गिरा, ये सब आपको चीज़ें पता होती हैं। हिरोशिमा की बात करें तो 3.5 लाख लोग वहाँ पे उस वक्त रहते थे।
जिसमें से 140 तो तुरंत मर गए थे और 78,000 घायल हो गए थे। इनमें से कितने मरे या बचे इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। नागासाकी में भी 2,70,000 लोग रहते थे, 73,000 कन्फर्म मर गए, 75,000 घायल हो गए और कितने सर्वाइवर इन दोनों को मिला के बचे 2,70,000। अब बच गए इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से सेफ हो गए। लाइफ में कभी ना कभी इनको किसी ना किसी का तरह का कैंसर जरूर होगा, और अगर नहीं हुआ तो इनके जो लड़के बच्चे हैं, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो एकदम अपंग हो सकती है या फिर वो सारे कैंसर उनके पास जा सकते हैं। तो ये दिक्कतें भी आती हैं। अगर गामा रे की बात करें तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, रेडियो और माइक्रो, इसमें से केवल ये विजिबल स्पेक्ट्रम जिसमें 7 कलर होते हैं वही आपको दिखता है, बाकी कोई भी वेव आपको दिखेगी नहीं कभी। तो गामा रे क्या दिखेगी? एक्स रे जो निकल रही थी 250 रोंटजन की, वो क्या दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं। और एक्स रे की कहानी हमने बता दी। अब गामा को देखो, एक्स रे से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये अगर आपके अंदर घुस गई तो आपके मांस, हड्डी, हर चीज़ को फाड़ के बाहर आ जाएगी और साथ में आपके डीएनए का स्ट्रक्चर भी बदल देगी। डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार बदल गया तो आपके आने वाली जो नस्ल है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, अपंगता आ सकती है, तरह तरह के कैंसर भी आ सकते हैं। देखिए, गामा और एक्स इतनी ज़्यादा खतरनाक इससे निकलती हैं कि जब तक आप कुछ समझ पाते हो, आपकी ये आत्मा आपके शरीर को देख रही होती है। लो, मरने के बाद कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दूसरे के पास जब जाइएगा ना तो भी आपको ये पता चलेगा ये तो शरीर है नहीं, ये भी हमारे तरीके आत्मा है। अब अगली चीज़ जो नुकसान कर जाती है इस बम से वो है शॉक वेव। देखिए, नॉर्मल अगर कोई सुतली बम फट रहा है या फिर कोई हैंड ग्रेनेड जो मकसद वाले फेंकते हैं वो फट रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो सेम टू सेम शॉक वेव उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ भी होगी। शॉक वेव नहीं समझे? मान के चलिए आपकी क्षमता है 20 किलोमीटर पर आवर दौड़ने की, तो आपको उस स्थिति में कौन गिरा सकता है? क्या 10 की स्पीड से आने वाला हमला आपको गिरा देगा? नहीं गिरा पाएगा। क्या 30 की स्पीड से आने वाला हमला आपको गिरा देगा? बिल्कुल गिरा देगा, क्योंकि आपकी क्षमता से बाहर आपके ऊपर अटैक हो गया। उसी तरह से हवा के जो पार्टिकल हैं वो 340 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड से घूम रहे होते हैं, मतलब जो साउंड होती है हवा में उसकी बात कर रहे हैं। तो साउंड की स्पीड हवा में है 340, अगर इससे ऊपर कोई और साउंड आ गई ना तो वो जो साउंड वेव है उसको छितरा देगी और इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा कि आसपास की जो बिल्डिंग है वो सीधे से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जितने भी 8-10 किलोमीटर के रेंज में बिल्डिंग होगी ना वो सब ढह जाएगी, नहीं तो शीशे ही से पक्का चटक जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुल मिला के बात यह है कि 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में जो लोग हैं किसी ना किसी तरह से तो मरेंगे। या तो वो एक्सरे से मरेंगे, या फिर गामा रे से मरेंगे, या तो फिर वो शॉक वेव से मरेंगे। उनके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 100-150 किलोमीटर दूर बैठे हो तो ये मत समझना कि बच गए तो जीवन भर बचे ही रहोगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि लाइफ की किसी स्टेज में कभी ना कभी आपको किसी ना किसी टाइप का कैंसर ज़रूर होगा, और अगर आपको नहीं हुआ तो आपकी आने वाली नस्ल को ज़रूर होगा। फिलहाल आप 2 चीज़ें कमेंट में बताओ, लिटिल बॉय और फैट मैन ये क्या हैं और दोनों कब गिरे थे। अभी जाते जाते हमेशा की तरह रीजनिंग के 2 कंसेप्ट समझो, सवाल करो। वेन डायग्राम का एकदम बेसिक सवाल देखेंगे। अब इस टाइप की जो चीज़ें हैं कि अलग अलग फिगर आपको दे रखे हैं और उसमें नंबर हो, तो कौन सा नंबर क्या कह रहा है वो समझो। अब जैसे ट्राइंगल क्या बता रहा है, कितने गांव में लोग रहते हैं। रेक्टेंगल बता रहा है कितने अधिकारी हैं। सर्कल बता रहा है इनमें से कितनों की शादी हो चुकी है। तो इसमें ये बताओ कि ग्रामीण अधिकारी जो जिनकी शादी ना हुई हो, तो ये बताओ शादी वाला कौन है? ये सर्कल। तो सर्कल के अंदर जितनी वैल्यू आ रही हैं वो तो नहीं हो सकती हैं, जैसे 6, 3, 7, 4, तो 7 और 4 हटाओ, 2 ऑप्शन आपके वैसे ही हट गए। तो सर्कल को छोड़ के बाकी सब कवर होना चाहिए, लेकिन अगर आप 6 सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर से सर्कल में आ रहा है, तो बस बाय डिफ़ॉल्ट आपका बी हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
अब एक और देखो, एनालॉगी में आपने बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखे होंगे कि जैसे ही आपको एक लॉजिक पता चलता है आपकी आंखें चमक जाती हैं और आप ऑप्शन की तरफ जाते हो, लेकिन क्या हो कि वो ऑप्शन आपको मिले ही ना। जैसे आप कहिएगा यहाँ पे कि 63 से 7 हम बनाएंगे 7 से डिवाइड करके, तो यहाँ भी किसी चीज़ के ऊपर हम 7 से डिवाइड करेंगे पक्का, तब जाके 14 आना चाहिए। तो इधर 98 रहेगा ना, तभी तो 7 से डिवाइड करने के बाद 14 आएगा। अब ये बताओ क्या 98 है? बिल्कुल भी नहीं, तब आपकी समझ में कुछ आएगा नहीं। मैं नहीं मानता। तो ऐसे में तुरंत से आपको दूसरा लॉजिक सोचना चाहिए। आप इस 63 से 9 ऐसे भी तो बना सकते हो, इसको 63 पढ़ो ही ना, इसको पढ़ो 6 + 3 9। अब ये 14 कैसे आया वो समझो, किसी को ऐड करके ही तो 14 आया होगा ना, दो डिजिट के नंबर के डिजिट को। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जैसे 6 और 8 14, तो बस ये आपका सही जवाब है। बाकी 4 2 6 है, 9 6 15 है, 5 6 11 है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।